बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा आर्टिकल है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। बच्चों, जैसा कि हमने पहले बात की है फिजिकल क्वांटिटीज की, इसके बाद हमने बेस क्वांटिटीज की बात की, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की बात की और इसके बाद हमने साइंटिफिक नोटेशन की बात की। आपने देखा होगा हमने ओवरऑल जो बात की है, हमारा मकसद ये था कि चीजों को यूनिफॉर्म किया जाए, सबके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, सबके लिए सेम चीज बनाई जाए और सारे के सारे उस सेम चीज को फॉलो करें। तो इसी तरह बच्चों, कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स का भी यही मतलब है कि यूनिट्स को लिखने के लिए हमने सबके लिए स्टैंडर्ड बना दिया कि यूनिट्स को लिखना कैसे है। क्योंकि यूनिट्स को लिखने में भी बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि यूनिट्स को किस तरह से लिखा जाए। तो यूनिट्स को लिखने में भी मसाइल पैदा हो रहे थे। तो हमने इन मसाइल से बचने के लिए, यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए हमने कन्वेंशन बना दी। हमने यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए, यूनिट्स को लिखने के लिए कन्वेंशन बना दी कि अब हमने अगर यूनिट्स को लिखना है तो उसके लिए क्या रूल्स हमने अप्लाई करने हैं। तो आप इसको रूल्स फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स कह लें या कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट कह लें, एक ही बात है। तो इसके बच्चों रूल्स शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, या आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट एनी फोर कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। और इसके अलावा इसमें से हर पॉइंट में से एमसीक्यू बन सकता है। आपको इन तमाम पॉइंट में से कोई भी पॉइंट एमसीक्यू में आ सकता है कि बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से सुनेंगे, गौर से समझेंगे, तो आपके एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट का। सबसे पहला रूल है बच्चों, फुल नेम ऑफ यूनिट इफ आफ्टर अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट रिटन इन लोअर केस लेटर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जो कि साइंटिस्ट के नेम के ऊपर हैं, जैसा कि न्यूटन है, जूल, पास्कल, ये यूनिट्स भी हैं और साइंटिस्ट के नेम भी हैं। बच्चों, अगर हमने यूनिट का पूरा नाम लिखना है, पूरा यूनिट लिखना है और वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, तो हमने लोअर केस लेटर्स में लिखना है। अगर हम अपर केस लेटर में लिखेंगे, जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ है 5 न्यूटन, अगर हम इसको अपर केस लेटर में लिखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि अपर केस लेटर में पहला वर्ड कैपिटल हम किसका लिखते हैं, जब हम किसी चीज का नेम लिखते हैं। तो अगर हमने पहला लफ्ज कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो साइंसदान का नेम बताया जा रहा है, लेकिन हम तो यूनिट्स की बात कर रहे हैं, हम तो नेम की बात नहीं कर रहे। हमने जब यूनिट लिखना है तो और वो साइंटिस्ट का नेम हो, तो हमने क्या करना है, लोअर केस लेटर्स के अंदर लिखना है। तो ये वाला हमारा मेथड सही होगा और ये जो हमारा मेथड है ये हमारा गलत होगा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर एक आदमी कोई भी बुक पढ़ रहा है और उसके अंदर ये वाला नाम आ जाता है न्यूटन, तो वो डाउट का शिकार है। उसको पता है कि न्यूटन यूनिट भी इस्तेमाल होता है और न्यूटन साइंटिस्ट का नेम भी है। अब उसको कैसे जस्टिफाई होगा कि ये यूनिट है या साइंटिस्ट का नेम है। तो हमने रूल बना दिया, अगर तो पूरा नेम लिखा हुआ है और वो सारे के सारे लोअर केस लेटर में लिखा हुआ है तो बच्चों वो यूनिट होगा। और अगर पहला वर्ड कैपिटल लिखा हुआ है तो वो बच्चों साइंटिस्ट का नेम होगा। अब डाउट हमारा खत्म हो गया, हमें पता है लोअर केस लेटर में होगा तो ये हमारे पास यूनिट है, अपर केस लेटर में होगा तो ये हमारे पास क्या है, साइंटिस्ट का नेम है। इसी तरह बच्चों जूल है, पहला वर्ड हमने लिखना है लोअर केस लेटर में, स्मॉल लेटर में लिखना है, जिसको हम छोटी एबीसी कहते हैं। तो ये हमारे पास सही होगा और ये हमारे पास गलत होगा। इसके बाद बच्चों सेकंड हमारे पास रूल है, सेकंड कन्वेंशन है, सिंबल ऑफ यूनिट आफ्टर अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट रिटन इन अपर केस लेटर। अगर हमने यूनिट की सिंबल लिखनी है, पूरा यूनिट नहीं लिखना, सिर्फ यूनिट की सिंबल लिखनी है, अलामत लिखनी है, और वो यूनिट किसी साइंटिस्ट का नेम है, तो बच्चों वो हमने जो उसकी सिंबल लिखनी है वो हमने अपर केस लेटर में लिखनी है। तो हमें न्यूटन लिखना है, फोर्स का यूनिट है, तो 5 के साथ जो एन लिखेंगे, जो न्यूटन का सिंबल लिखेंगे वो हम कैपिटल लिखेंगे। और अगर हमने 7 जूल लिखना है, एनर्जी का यूनिट लिखना है, तो हम जे को कैपिटल में लिखेंगे, हम लोअर केस लेटर में नहीं लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास होगा ये दोनों सही होंगे और ये जो हमने स्मॉल लेटर में लिखा होगा ये हमारे पास गलत होगा। क्योंकि अगर हम स्मॉल एन लिखेंगे, स्मॉल एन तो हमारे पास नैनो भी होता है, तो अब फिर से डाउट पैदा हो गया कि ये
न्यूटन है या नैनो है। तो हमने रूल बना दिया कि जब हमने साइंटिस्ट का नेम लिखना है और वो किसी चीज का यूनिट है और सिर्फ उसकी हमने अलामत लिखनी है, तो बच्चों वो हम कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास कन्वेंशन है 3, 4, 5 और 6, ये स्पेस के बारे में है। तो सबसे पहला पॉइंट स्पेस के बारे में, स्पेस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। बच्चों हमेशा यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के दरमियान हम स्पेस रखेंगे। जैसा कि ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट है, ये इसका यूनिट है, तो इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ स्पेस होनी चाहिए। अगर हम विदाउट स्पेस लिखेंगे तो बच्चों ये हमारा गलत होगा। हमने न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट के दरमियान में क्या लिखनी है, क्या डालना है, हमने इसके दरमियान स्पेस डालनी है। मतलब इसके बाद रूल नंबर 5 है, ये भी स्पेस के बारे में है, स्पेस बिटवीन टू बेस यूनिट्स। जो अगर हमारे पास दो बेस यूनिट्स आ जाएं तो उन दो बेस यूनिट्स के दरमियान में भी स्पेस होनी चाहिए, हमने इकट्ठा नहीं लिखना उनको। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 47 मीटर पर सेकंड, तो पहली स्पेस तो होगी रूल नंबर 3 वाली कि न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट के दरमियान स्पेस होगी, पहली स्पेस ये वाली होगी। बच्चों अब मीटर भी हमारे पास बेस यूनिट है और सेकंड भी हमारे पास बेस यूनिट है, तो अगर दो बेस यूनिट इकट्ठे आ जाएं तो बच्चों इनके दरमियान भी स्पेस होगी। अगर स्पेस नहीं है, हमने स्पेस के बगैर लिखा हुआ है, तो बच्चों ये हमारा गलत होगा और ये वाला हमारा मेथड बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बच्चों रूल नंबर 5 है और ये भी हमारा स्पेस के बारे में है। रूल नंबर 5 है स्पेस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड यूनिट। बच्चों अगर हमारे पास बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट दोनों यूनिट आ जाएं, जैसा कि न्यूटन मीटर है, तो इनके दरमियान भी स्पेस होगी। एग्जांपल देखते हैं बेटा इसकी, 95 न्यूटन मीटर है, तो पहली स्पेस तो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान में, और अगली स्पेस बच्चों कहां पे होगी, हमारे पास डिराइव्ड और बेस यूनिट इकट्ठे आ गए। न्यूटन हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड यूनिट है, और मीटर हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है। तो अगर डिराइव्ड और बेस यूनिट इकट्ठे आ रहे हैं तो इनके दरमियान भी बेटा स्पेस होगी। अगर हम स्पेस के बगैर लिखेंगे, जैसा कि हमने ये लिखा हुआ है 95 न्यूटन मीटर, यहाँ पे हमने स्पेस डाली है लेकिन यूनिट के दरमियान में स्पेस नहीं डाली। स्पेस हमने डालनी है क्योंकि एक हमारे पास डिराइव यूनिट है, सेकंड हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है, तो इनके दरमियान स्पेस अगर नहीं होगी तो ये हमारा रूल, ये हमारा मेथड गलत होगा। और अगर स्पेस होगी दो यूनिट्स के दरमियान और वो यूनिट कौन से, बेस और डिराइव, तो बच्चों हमारा ये वाला मेथड सही होगा। इसके बाद बच्चों रूल नंबर 6 है कि स्पेस कहां पे नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 6 है बेटा नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्सेस एंड यूनिट। अगर हमारे पास यूनिट और प्रीफिक्स इकट्ठे आ गए, जैसा कि म्यू, माइक्रो, नैनो, सेंटी, मिली, अगर हमारे पास ये प्रीफिक्स भी आ जाते हैं और यूनिट के साथ आ जाते हैं, तो बच्चों प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में स्पेस नहीं होगी। एग्जांपल है हमारे पास 78 सेंटीमीटर। बच्चों आप गौर से देखें, यहाँ पे सेंटी और मीटर के दरमियान में स्पेस है। सेंटी क्या है, हमारे पास प्रीफिक्स है, तो हमने क्या कहा कि प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो ये मेथड गलत होगा। सेंटी और मीटर के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, हमने इकट्ठा लिखा हुआ है, तो ये वाला हमारा मेथड सही होगा। और बेटा अगली बात, कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि अगर साथ में प्रीफिक्स है तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान वाली स्पेस भी खत्म हो जाएगी, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहला रूल तो वही रहेगा हमारा स्पेस के बारे में कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान में स्पेस रखनी है, लेकिन ये वाला जो रूल है ये उससे डिफरेंट है। ये कहता है कि हमारे पास जो यूनिट के साथ प्रीफिक्स है उसके दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए, यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान में स्पेस होनी चाहिए। इसके बाद बेटा रूल नंबर 7 है हमारे पास, कंपाउंड और मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। बेटा कंपाउंड या मल्टीपल प्रीफिक्स का क्या मतलब है, ऐसे प्रीफिक्सेस जो दो मर्तबा आ जाते हैं, जैसा कि सेंटी 2 मर्तबा आ जाए, मिली 2 मर्तबा आ जाए, माइक्रो 2 मर्तबा आ जाए, और इसी तरह हमारे पास डेसी 2 मर्तबा आ जाए, तो 2 मर्तबा जो मल्टीपल प्रीफिक्स होंगे, जो कंपाउंड प्रीफिक्स होंगे, वो बेटा कन्वेंशन के अंदर अलाउ नहीं है।
तो अगर दो प्रीफिक्स आ रहे हैं तो हमने उसके साथ कैसे डील करना है। एग्जांपल है हमारे पास 5 म्यू म्यू सेकंड, हमारे पास दो प्रीफिक्स आ गए हैं, ठीक है, और दोनों प्रीफिक्स कौन से हैं, म्यू है। अब म्यू बच्चों क्या होता है, 10 की पावर -6 होता है, 10 की पावर -6, और ये सेकंड म्यू ये भी 10 की पावर -6। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो बच्चों ये बनता है 10 की पावर -12, और 10 की पावर -12 अगेन हमारे पास एक और प्रीफिक्स बनता है जिसको हम पीको कहते हैं। तो हमने दो प्रीफिक्सेस की बजाय हमने क्या लिखा, इसकी जगह पे पीको लिख दिया। तो क्या किया हमने, दो प्रीफिक्सेस को एक ही प्रीफिक्स में चेंज कर दिया, और बाकी रूल हमारे वही रहे कि प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान में स्पेस होगी। इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास, पावर अप्लाइज टू होल मल्टीपल। बच्चों अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए 1 किलोमीटर का स्केयर, तो बच्चों ये जो स्केयर है ये होल स्केयर होगा, किलो का भी स्केयर होगा, मीटर का भी स्केयर होगा। कुछ बच्चे इसको इस तरह लिख लेते हैं 1 किलोमीटर का स्केयर, किलो का स्केयर नहीं लिखते, सिर्फ मीटर का स्केयर लिख देते हैं। तो बच्चों ये जो मेथड है ये हमारा गलत होगा। जो पावर है वो इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, दोनों का हिस्सा पावर के अंदर, तो के का स्केयर भी होगा, मीटर का स्केयर भी होगा। तो बच्चों के क्या होता है, हम जानते हैं के होता है 10 की पावर 3, और क्योंकि इसका स्केयर है तो ये कितना बन जाएगा, 3 × 2 6 बन जाएगा, 10 की पावर 6 मीटर स्केयर। तो पावर जो है वो होल की पावर होती है, सब की पावर होगी, के की पावर भी होगी और साथ में मीटर की पावर भी होगी। और ये हमारे पास मेथड सही है, ये हमारा मेथड क्या है, ये गलत है। तो इसके बाद रूल नंबर 8 है, और वो है कि एसआई यूनिट शुड बी यूज्ड। बच्चों जैसा कि पहले भी हमने बात की है कि हमने एसआई यूनिट ही यूज करने हैं। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट हमें वैल्यू देता है मिलीमीटर के अंदर या सेंटीमीटर के अंदर, तो वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर हमारे एसआई यूनिट नहीं है। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो हमारा जो स्क्रू गेज है ये बच्चों हमें आंसर देता है मिलीमीटर के अंदर, और हमारा वर्नियर कैलिपर भी हमें आंसर देता है मिलीमीटर के अंदर या सेंटीमीटर के अंदर। तो हमें तो आंसर चाहिए एसआई यूनिट की फॉर्म में। तो बेटा जो आंसर स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से हमारे पास मिलीमीटर में आएगा, हमने उस आंसर को कन्वर्ट करना है उसके एसआई यूनिट में, यानी कि मीटर के अंदर। इसके अलावा और जितने भी यूनिट्स हैं जो हमें आंसर एसआई यूनिट की फॉर्म में नहीं देते, तो वो जो भी आंसर देते हैं हमने उनसे वो आंसर ले लेना है, और उस आंसर को हमने अगेन एसआई यूनिट की फॉर्म में चेंज करना है। एसआई यूनिट की फॉर्म में चेंज करेंगे फिर हमारा वो आंसर सही होगा। अगर हमने एसआई यूनिट की फॉर्म में नहीं लिखा फिर वो हमारा आंसर सही नहीं होगा। जैसा कि आप आमतौर पे देखते हैं जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कुछ वैल्यूज जो उसने हमें दी होती हैं वो एसआई यूनिट की फॉर्म में नहीं दी होती। बात मरतबा उसने स्पीड को किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में लिखा होता है, तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो हमने जितनी भी वैल्यूज हैं वो एसआई यूनिट की फॉर्म में लिखनी है। तो इसी तरह ये भी हमारी कन्वेंशन है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट हमें जो भी वैल्यू दे, जिस फॉर्म में वो देगा, हमने उस फॉर्म को एसआई यूनिट की फॉर्म में लिखना है। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ साइंटिफिक नोटेशन है, कुछ चीज साइंटिफिक फॉर्म में लिखी हुई है और उसके साथ जो यूनिट है वो भी एसआई यूनिट नहीं है, तो हमने उसको, अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो हमने सेंटी की जगह पे 10 की पावर -2 लगा के उसको एसआई यूनिट की फॉर्म में चेंज करना है, तो फिर हमारा वो आंसर सही होगा। तो वो जो ये थे हमारे पास यूनिट्स के कन्वेंशंस, यूनिट्स को लिखने के रूल्स। किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफा पेपर में आया है और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।